हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं शुभम कुमार अपने और आपके प्यार से और सुंदर से यूट्यूब चैनल साइंस मंत्रा में फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे थे लेक्चर नंबर 2 जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का था। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 जो पेंडिंग था यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, है ना। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा था उसमें। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम लोग देखा था कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, वैसी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं ना, वो हम लोग देखे थे। फिजिकल क्वांटिटीज मेजरमेंट के आधार पर दो टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट फंडामेंटल या फिर बेसिक, और सेकंड डिराइव। फंडामेंटल के बारे में आपको बताया था कि 7 है, वो बेसिक है। वीडियो नहीं देखा है तो जाइए जाके देखिए, शुरू से देखिए बच्चों, समझ में आएगा सब कुछ, है ना। समझ में आएगा कि हो क्या रही है चीजें, है ना। आज हम लोग क्या देख रहे हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी की ओर हम लोग जा रहे थे। यस, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी और हम लोग जा रहे थे, और 8 नंबर तक हम लोगों ने देखा था। क्या क्या देखा था एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ जल्दी जल्दी में, ताकि आप लोगों को रिमाइंड हो जाए। हम लोगों ने देखा था स्पीड, हम लोगों ने देखा था सबसे पहले एरिया, एरिया के बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम के बाद हम लोगों ने देखा है स्पीड, स्पीड के बाद वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, डेंसिटी, है ना, प्रेशर। 8 नंबर तक हम लोगों ने देखा है। आज हम लोग इस वीडियो में 9 नंबर से शुरुआत करेंगे, और आप एक एक करके समझिए, सब समझ जाओगे, इसका वादा है ना। तो आप हम लोग क्या देख रहे थे, यूनिट चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या है देखते हैं हम लोग। 9 नंबर पे, 9 नंबर में क्या होगा बच्चों, 9 नंबर में हो जाएगा आपका वर्क डन। क्या हो जाएगा बच्चों, वर्क डन। अब आपको पता होना चाहिए वर्क इज इक्वल टू होता क्या है। वर्क इज इक्वल टू होता है, आप किसी बॉडी पे जब फोर्स लगा रहे हो और बॉडी डिस्प्लेस होती है ना, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो फोर्स लगा है और उस फोर्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होती है, तो उन दोनों के प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, वर्क। तो वर्क इज मेजर्ड बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब एक बात को आप समझिए कि हम लोग अपने डेली लाइफ में वर्क को और फिजिक्स के नजरिए से वर्क में थोड़ा सा डिफरेंस होता है बच्चों। हम लोग डेली लाइफ में वर्क को कह देते हैं कोई भी काम हो रहा है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हम कुछ काम कर रहे हैं। बट फिजिक्स के नजरिए में फिजिकल वर्क जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी वही है जिसको आप मेजर कर सकते हो। तो वर्क को कैसे मेजर करता है, तो वर्क को मेजर करता है कि किसी बॉडी पे फोर्स कितना लग रही है और उस फोर्स के कारण कितना डिस्प्लेस कर रही है ना। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब एक बात बताइए, फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशन आपको मैंने रटाया भी था, क्या होता है, mlt-2। एंड डिस्प्लेसमेंट का बच्चों क्या हो जाएगा, एल, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है तो एल हो जाएगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा बताइए, एम, देखिए एम तो अकेला है, और एल इंटू एल बच्चों क्या हो जाएगा, L2 एक बार आपको मैं बता देता हूँ, देखिए मास जो होता है, मास, इस मास का डायमेंशन होता है एम, लेंथ का डायमेंशन होता है एल, इसका ध्यान रखिए, एंड टाइम का डायमेंशन होता है टी। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, बस समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए फोर्स का डायमेंशन हम लोगों ने निकाला था mlt-2। जाके देखिए, पहले उस वीडियो को देखिए तो समझ में आएगा, डायरेक्ट इस वीडियो को देखिएगा तो शायद समझ में ना आए, है ना। यदि आपको सर्चिंग से नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा, आप जाके देखिए, है ना। लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2, तब आपको लेक्चर नंबर 3 आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए फोर्स का mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है इसलिए l, तो ml2t-2 हो गया, मास लेंथ का स्क्वायर एंड टाइम का स्क्वायर का इनवर्स, है ना, मतलब t नीचे आ जाएगा स्क्वायर, है ना। तो वर्क हो गया। तो आप इसका बताइए हमको एसआई यूनिट, कौन सा यूनिट बच्चों, एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट की यदि हम बात करें तो देखिए मास है तो मास का केजी, है ना, लेंथ का मीटर स्क्वायर और टाइम का पर सेकंड स्क्वायर, ये कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये हम लोग आ गया यूनिट डायमेंशन से। क्या हम फॉर्मूले से भी कह सकते हैं क्या डायमेंशन, देखिए फोर्स का जो होता है ना, फोर्स का होता है न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है बच्चों, मीटर। तो क्या न्यूटन मीटर नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। आप जो है यूनिट्स जो है निकाल सकते हैं, आप डायमेंशन से भी निकाल सकते हो, आप फॉर्मूला से यदि किसी का स्पेशल यूनिट है तो वो भी आप लगा के निकाल सकते हो। साथ ही साथ यदि आपको
किसी का स्पेशल है तो वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए ना तो इसका ज्यादा यूज होगा ना इसका यूज होगा जूल का, याद रखोगे बच्चों, ठीक है। तो वर्क का जो ऐसा यूज होता है वो होता है जूल, जूल को शॉर्ट में लिखते हैं जे, है ना। फिर आते हैं बच्चों सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, सीजीएस मतलब क्या होता है बच्चों, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, है ना। अब देखिए मास है तो मास हो जाएगा ग्राम, यहाँ लेंथ का स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड टाइम है तो टाइम का स्क्वायर है तो पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी बोल सकते हैं। अच्छा फॉर्मूला से भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं, क्या है बताइए। फोर्स का होता है डाइन, याद कीजिए डाइन फोर्स लगाती है ना, तो फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन, है ना। और लेंथ का हो जाएगा बच्चों सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो डाइन इंटू सेंटीमीटर। इस पूरे को देखिए ना तो ये यूज होगा ना तो ये यूज होगा, यूज आपका क्या होगा, यूज आपका होगा अर्ग, किसका यूज होगा, अर्ग, याद रखिएगा बच्चों इस बात को। देखिए वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल और सीजीएस यूनिट होता है अर्ग। तो बताइए एक जूल में कितना अर्ग, कन्वर्ट करना भी आपको मैंने सिखाया था, बताइए क्या किए थे, 1 केजी। तो 1 केजी में कितने ग्राम है, 1000। अब 1 मीटर है तो मीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करोगे, 100, तो 100 सेंटीमीटर तो 100 का स्क्वायर बनेगा तो 10 टू द पावर 4, मतलब 4 जीरो आ जाएंगे, 100 का 4 जीरो होगा स्क्वायर होगा तो, ठीक है। और सेकंड तो वही है बच्चों, तो क्या हो जा रहा है देखिए, यहाँ से 1000 और यहाँ से 4 बोले तो 10 का पावर 7, तो आप बोल सकते हो 1 जूल यदि होगा तो उसमें 10 टू द पावर 7 अर्ग हो जाएंगी, ठीक है। कभी कभी बच्चों उल्टा भी पूछ देता है, क्या पूछ देता है कि 1 अर्ग में कितने जूल है, तो याद रखोगे उल्टा हो जाएगा 10 टू द पावर -7, आप एक तरफ याद रखिए दूसरा अपने आप याद रखिए, ठीक है। आगे आते हैं 10 नंबर में, 10 नंबर में आते हैं एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी मतलब होता है जिसके मदद से हम वर्क करते हैं, वर्क को करने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है उसे हम कहते हैं एनर्जी। अब मान लीजिए फैन घूम रहा है, फैन घूमता है तो उसको चाहिए क्या, एनर्जी, कौन सा एनर्जी ले रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। हम यहाँ वर्क कर रहे हैं मान लीजिए, तो हम लोगों ने भी खाना खाया तो एनर्जी है तो ही हम काम कर पा रहे हैं। सेल में आप केमिकल एनर्जी जमा करते हो तभी वो इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगा के दौड़ा पाता है। तो कहने का मतलब है कि एनर्जी ही वो चीज है जो आपको काम करवाती है ना। काम करवाने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी, मतलब एनर्जी से ही काम हो पाता है ना, एनर्जी से ही आपका काम होता है। तो एनर्जी वो चीज है जो आपको काम करने के लिए कैपेबल बनाती है ना। एनर्जी होगा तभी आप काम कर पाओगे, तो इसको कहते हैं कैपेसिटी ऑफ वर्क, कैपेसिटी ऑफ वर्क, जो आप स्टोर करते हुए वर्क स्टोर नहीं करते हो, एनर्जी, और एनर्जी से कन्वर्ट होकर किस में जाता है, वर्क में, तो कैपेसिटी ऑफ वर्क। समझ रहे बात को समझिए। एनर्जी से हम वर्क कराते हैं और वर्क करता है तो हमें देता क्या है, एनर्जी। कहने का मतलब वर्क एक प्रोसेस है, वर्क एक प्रोसेस है, एनर्जी के मदद से वो कंप्लीट होता है, और जब वर्क होता है तो हमें एनर्जी ही देता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपेसिटी ऑफ वर्क। अब बताइए वर्क का डायमेंशन क्या था, वर्क का डायमेंशन ml/2 तो यही वाला सेम टू सेम हो जाएगा, अलग नहीं होगा बच्चा, अलग नहीं होगा, है ना। ml/2 यूनिट वगैरह सब यही आप लिखोगे, है ना, सेम टू सेम। ऐसा यूनिट आपका हो जाएगा जो सीजीएस यूनिट अर्ग, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों, आगे की ओर बढ़ते हैं, तो हम लोग आगे की ओर क्या देखेंगे, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, है ना। अब आगे की ओर हम लोग देखने वाले हैं, देखिए अब देखते हैं स्ट्रेस, क्या देखते हैं बच्चों, 11 नंबर में स्ट्रेस, STRESS, स्ट्रेस क्या होता है। देखिए आपका जो है चैप्टर नंबर 8 में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, वहां पे आपको पढ़ना है इलास्टिसिटी। व्हाट इज इलास्टिसिटी, जब किसी बॉडी में हम फोर्स लगा देते हैं तो फोर्स क्या हो जाती है, वो फोर्स उसमें उस बॉडी को क्या कर देता है, स्ट्रेच कर देता है। स्ट्रेच मतलब इसका शेप को चेंज कर देता है। अब शेप को चेंज करने के लिए इसके जिम्मेवार कौन है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो फोर्स हम जब लगाते हैं, जैसे देखिए ये फोर्स है, तो अब ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं, ये तो आपको पता होगा क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इसको जैसे मान लीजिए एक रबर है, उस रबर को हम खींच रहे हैं तो उसका लेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है। अब लेंथ बढ़ने का कारण क्या है, वही फोर्स। अब ये फोर्स इसका शेप को चेंज कर रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, चेंज कर रही है। तो जो भी फोर्स किसी बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज करता है उसको हम लोग कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। तो देखिए स्ट्रेस क्या होता है, जैसे मान लीजिए बच्चों कि एक बॉडी है ना, एक बॉडी है, इस बॉडी पे हम लगा दिए फोर्स, क्या लगा दिए बच्चों, फोर्स, है ना। अब इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये फोर्स इस पर स्टोर हो जाती है, क्या हो जाती है, स्टोर, कितने एरिया में, ए एरिया में, है ना। तो स्ट्रेस किसको कहते हैं,
पर यूनिट एरिया पे, पर यूनिट एरिया में जो आपका फोर्स काम कर रहा है इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेस। तो इसका मतलब स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन अपॉन एरिया, डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया। मतलब कह सकते हैं आप फोर्स बाय एरिया, है ना, कि इसके पर यूनिट क्रॉस सेक्शन पे, देखिए इसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन पे फोर्स कितना काम कर रहा है ना। अब आप बताइए इसका जो है हो जाएगा बच्चों, अब इसका डायमेंशन बच्चों हो जाएगा फोर्स का, बताइए फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू, और एरिया का आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एल स्क्वायर। अब देखिए एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, एम और एल है, एल ऊपर जाएगा तो एल टू दी पावर माइनस वन और टी टू दी पावर माइनस टू। क्या ये कहीं देखा देखा लग रहा है, बिल्कुल आपको सही पता है। क्या प्रेशर का क्या था, फोर्स अपॉन एरिया, इसका भी फोर्स अपॉन एरिया, बट दोनों में अंतर है बच्चों। प्रेशर का इस्तेमाल हम गैसेस में भी कर सकते हैं, सॉलिड में भी कर सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पर जो है ना स्ट्रेस का इस्तेमाल हम लोग इलास्टिसिटी चैप्टर में करेंगे, चैप्टर नंबर 8 में, जहाँ पे बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होता है। जब हम किसी चीज को खींचते हैं तो उसमें जो फोर्स काम करता है उसको हम लोग स्ट्रेस का नाम देते हैं ना। तो बताइए स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आ गया, डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया, है ना। अब इसका यूनिट आप बोल सकते हो, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट तो आप यहाँ से आसानी से बोल सकते हो, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ से भी हम लोग बोल सकते हैं। बताइए फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट हो जाएगा डाइन, देखिए फोर्स का होता है डाइन और लेंथ का, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका किसका, स्ट्रेस का, है ना, स्ट्रेस का। अब आते हैं 12 नंबर में आपका होता है बच्चों स्ट्रेन, क्या होता है बच्चों, STRAIN, स्ट्रेन। अब स्ट्रेन का क्या होता है ये भी जान लीजिए, कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाए, अभी क्या लगाए स्ट्रेस, अब स्ट्रेस के कारण उसका शेप में चेंज आ जाता है। अब शेप में क्या चेंज आ सकता है, मान लीजिए इसको हम फोर्स लगाए तो इसका लेंथ चेंज हो गया, मान लीजिए किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाए तो वॉल्यूम चेंज हो गया, वॉल्यूम बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया, हो सकता है हम फोर्स लगाए उसका कुछ एंगल चेंज हो रहा है ना। तो स्ट्रेन होता क्या है बच्चों, स्ट्रेन होता है आपका चेंज इन शेप, चेंज इन शेप, आपका जो शेप चेंज हो रहा है, चेंज इन शेप, जो आपका चेंज हुआ, और नीचे में क्या हो जाएगा बच्चों, ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल जो आपका पहले था, ओरिजिनल शेप, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेन। जैसे मान के चलिए एक रबड़ है, वो 10 सेंटीमीटर की है ना, अब मान लीजिए हम उसको 10 सेंटीमीटर खींच के हम उसको कर दिए 12 सेंटीमीटर, तो 10 से 12 हो गया, कितना का चेंज आया, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर का चेंज जो आएगा वो ऊपर, और आपका जो ओरिजिनल आएगा वो ओरिजिनल कितना था पहले 10, तो 10, तो 2 बाई 10, 2 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, तो कट के जो वैल्यू आएगा इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेन। ये हमें क्या बताती है कि ओरिजिनल लेंथ में क्या चेंज हो रहा है, ये वॉल्यूम में भी हो सकता है। मान लीजिए कितना कितना आपका वॉल्यूम में चेंज आया, और नीचे में ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना, कहने का मतलब ऊपर लेंथ होगा तो नीचे भी लेंथ, ऊपर एरिया होगा तो नीचे भी एरिया, ऊपर वॉल्यूम होगा तो नीचे भी वॉल्यूम होगा, है ना। तो देखिए इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका डायमेंशन यदि ऊपर लेंथ होता है तो नीचे भी लेंथ, ऊपर वॉल्यूम होता है तो नीचे भी वॉल्यूम, मतलब कहने का मतलब ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो आप बताइए स्ट्रेन का कोई डायमेंशन होगा, तो जवाब होगा नहीं। तो क्या जवाब होगा बच्चों, नहीं, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो क्या लिखेंगे, इट इज अ डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, मतलब स्ट्रेन एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन नहीं होता है बच्चों, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब आते हैं इलास्टिक कांस्टेंट की ओर, 12 नंबर हो गया हम लोग का। अब आते हैं 13 नंबर, है ना, तो जितना जल्दी हो सके इसको हम खत्म कराने का प्रयास करते हैं ना बच्चों। 13 नंबर है ना, 13 में क्या देखेंगे, इलास्टिक कांस्टेंट, क्या देखेंगे बच्चों, इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट। अब इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है देखिएगा ध्यान से, है ना। अभी हम लोग क्या देखते हैं कि स्ट्रेस लगाते हैं तो होता क्या है, स्ट्रेन मतलब उसका शेप में चेंज आता है। यदि आप किसी रबर में आप क्या लगाते हो, स्ट्रेस लगाते हो, तो उसका क्या आता है, शेप में चेंज आता है। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, जितना अधिक स्ट्रेस लगाइएगा स्ट्रेन उतना ही ज्यादा होगा, उसका शेप में चेंज उतना ज्यादा होगा, है ना। तो एक बात को समझिए, हुक्स ने क्या कहा था, हुक्स एक साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने क्या कहा था हुक्स लॉ में, बोला था इलास्टिक लिमिट के अंदर, विद इन इलास्टिक लिमिट जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, स्ट्रेन का, है ना। कहाँ पर, इलास्टिक लिमिट में। इलास्टिक लिमिट मतलब एक लिमिट है, ऐसा नहीं कि खींचते चले जाए और वो खिंचाते चले, एक समय के बाद वो रिटर्न नहीं आ पाता। जैसे मान ले रबर है, रबर को इतना ज्यादा खींच दिए कि रिटर्न ही नहीं आ पाया, तो इलास्टिक लिमिट के वो बाहर चले गए बच्चों, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ बोलिए, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना। तो स्ट्रेस जैसे ही हम बच्चे इसको हटा देंगे तो एक कांस्टेंट आएगा ई, है ना, ई। अब ई क्या है, यही है इलास्टिक कांस्टेंट। हर एक मटेरियल का अपना एक इलास्टिक कांस्टेंट होता है ना, इलास्टिक कांस्टेंट, ठीक है। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ई इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अब एक बात बताइए, स्ट्रेस स्ट्रेस का डायमेंशन क्या देखा था हम लोगों ने, ml-1 और T-2 प्रेशर के इक्वल था, और स्ट्रेन का कोई डायमेंशन होता ही नहीं है बच्चों। तो इसका मतलब इलास्टिक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या निकल के आएगा, ml-1 और T-2, है ना बच्चों, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये इलास्टिक कांस्टेंट का है। इलास्टिक कांस्टेंट का 3 फॉर्म होता है बच्चों, जान लें। फर्स्ट होता है आपका y, जिसको हम लोग कहते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसमें क्या होता है, देखिए स्ट्रेस लगाएं, कैसा स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस लगाएं, और उसका क्या हो गया, लेंथ में चेंज आया, तो उस रेशियो को हम लोग कहते हैं यंग्स मॉडुलस। पर लेंथ में चेंज आ रहा है नॉर्मल स्ट्रेस के कारण, तो वो हो जाएगा यंग्स मॉडुलस y। एक होता है k, बल्क मॉडुलस। अब मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हो, उसका नॉर्मल स्ट्रेस लगा रहे हो, उसका वॉल्यूम में चेंज को दिखा रहे हो, है ना। मतलब ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये आपका हो जाएगा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये आपका हो जाएगा, एक होता है ईटा, जब एंगल में चेंज को दिखाते हैं, जब हम टेंजेंशियल फोर्स के कारण किसी बॉडी का, जैसे मान के चलिए ये एक बॉडी है, ठीक है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, टेंजेंशियल लगा रहे हैं, चपटा फोर्स लगा रहे हैं, तो इस चपटा फोर्स के कारण इसका एंगल में चेंज आ जाता है, यहाँ है ना, ये एंगल में चेंज आता है, ठीक है। मान लीजिए फोर्स इधर लगाए तो इसका एंगल में चेंज, तो एंगल को दिखाते हैं तो उसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो तीनों का डायमेंशन बच्चों एक ही होता है, क्या होता है बच्चों, ml-1 T-2। तो आप ऐसा नहीं करोगे कि अलग अलग है तो क्या अलग अलग होगा, नहीं बच्चों, सेम ही होगा सबका, ml-1 T-2, है ना। आगे की ओर डिस्कस करते हैं, आगे की ओर डिस्कस करते हैं बच्चों। तो आगे क्या हो जाएगा आपका, 13 हो गया, है ना। अब आते हैं, अब आते हैं एंगल पे। 14 में आपका होगा एंगल, है ना, एंगल। एंगल इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एंगल देखिए, एंगल को समझिए। एंगल जैसे मान के चलिए ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है। अब एक पार्टिकल यहां से लेकर यहां पहुंचा बी पर, तो इसको कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं बच्चों, आर्क, ठीक है। इस टाइम में इसका सेंटर से इसका जो यहाँ से होगा, इसको हम लोग कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं बच्चों, रेडियस, आपको पता होगा ये, इसको रेडियस कहते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल क्रिएट करता है उसको हम लोग, यहाँ पे जो क्रिएट करता है उसको हम लोग एंगल कहते हैं। तो एंगल का फॉर्मूला होता है क्या बच्चों, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क क्या है, आर्क एक लेंथ है, तो इसका एल हो जाएगा, और रेडियस भी क्या है, लेंथ है। तो बताइए एंगल का डायमेंशन होगा, तो जवाब होगा नहीं। एंगल भी क्या है, एक डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। एंगल भी क्या है, एक डायमेंशन लेस। अच्छा अभी हम आपको बताए थे स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या है, डायमेंशन लेस। तो क्या वो यूनिट लेस भी है, तो जवाब होगा यस। स्ट्रेन जो है वो डायमेंशन लेस भी है और यूनिट लेस भी है, लेकिन यदि हम एंगल की बात करें तो एंगल में डायमेंशन तो नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इसका यूनिट होता है। तो लिखेंगे इट इज डायमेंशन लेस, इट इज डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी बट हैविंग यूनिट, लेकिन यूनिट होता है, बट हैविंग यूनिट। अब क्या होता है यूनिट, देखिए एंगल दो टाइप्स का होता है बच्चों। एंगल कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का, देखते रहिएगा, है ना। एक होता है प्लेन एंगल, क्या होता है बच्चों, प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल जो होता है इसका फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। अब प्लेन एंगल का आपको मैंने बता दिया क्या होता है, एक सर्कल है ना। अब यहाँ से यहाँ जो एंगल किया, आर्क, आर्क बाय रेडियस, ठीक है। एक होता है सॉलिड एंगल बच्चों, क्या होता है, सॉलिड एंगल। अब ये सॉलिड एंगल क्या होता है इसके बारे में भी जान लीजिए। मान लीजिए कि स्फेयर है, क्या है, स्फेयर है, ठीक है, स्फेयर है। अब स्फेयर है तो
यहाँ पर ये एक मान लीजिए एरिया काट रही है, क्या काट रही है, एरिया। इस टाइम में कुछ ये एंगल कवर करेगा, है ना। सोचिए ना कि 3D है, जैसे मान लीजिए सेंटर है ना। अब एक स्फीयर है, एक स्फीयर का एक पार्ट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट का जो एरिया होगा, एरिया और अपॉन अपॉन का हो जाता है। देखिए यहाँ का एरिया, जो ये एरिया कवर किया, समझिए ना कि 3D ऐसा, ठीक है, 3D एक स्फीयर है। तो जो ये एंगल सॉलिड वाला बनाता है, जैसे समझिए कोन है ना बच्चों, ये कोन है, तो यहाँ का जो ये एंगल बनाता है, यहाँ का ये तो राउंड से बनाता है ना, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये आपका हो गया सॉलिड एंगल। ये आपका एक प्लेन में है तो प्लेन एंगल, और ये क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल, है ना। तो समझिए कि एक इस तरह से स्फीयर है। अब स्फीयर का इस सेंटर पे कुछ एंगल क्रिएट करती है ना। तो यहाँ पर जो आपका ये होगा, ये यहाँ पे, तो यहाँ का एरिया, इस पोर्शन का एरिया, और आपका जो रेडियस होगा उसका स्क्वायर, ऐसा समझिए। यहाँ पे भी आप बना सकते हो, क्या बना सकते हो, यहाँ का जो एरिया ले लिया, ये एरिया कुछ पार्ट लिया होगा, और रेडियस का स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा, बोलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, सॉलिड एंगल का हो जाएगा आपके पास, क्या बताइए, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया अपॉन अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अब आप देख सकते हो डायमेंशन तो किसी का भी नहीं होगा, एल बाई एल, इसका भी एल बाई एल, लेकिन हाँ यूनिट होगा। देखिए प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन, क्या होता है बच्चों, रेडियन, RADIAN, रेडियन, RAD, है ना। और इसका जो होता है बच्चों वो होता है स्टेरेडियन, यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या याद रखोगे, प्लेन एंगल का हो जाएगा रेडियन, और सॉलिड एंगल का हो जाएगा स्टेरेडियन, ठीक है, इस बात का ध्यान रखो। आगे की ओर पढ़ते हैं, आगे की ओर हम लोगों ने क्या देखा, एंगल। तो एंगल का यूनिट क्या देखा हम लोगों ने, रेडियन। तो एक बात याद रखिएगा बच्चों, एंगल जैसे मान के चलिए कि एक पार्टिकल मैंने बताया कि यहाँ से यहाँ गया, ए से बी तक, है ना। इस समय ये कुछ एंगल क्रिएट किया, कहाँ पर बच्चों, सेंटर पे, है ना। तो जब कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करता है तो उसका लीनियर जो डिस्टेंस कवर करता है, जो जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको हम लोग कहते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए फैन घूम रहा है, ठीक है। अब फैन कहीं जा तो नहीं रही है, वो एक जगह पर है, लेकिन वो जो एंगल सेंटर पे क्रिएट कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट के जो सर्कुलर मोशन करता है उसके दो तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट लीनियर मोशन जो लेंथ कवर कर रहा है, और सेकंड होता है मेरा एंगुलर मोशन, क्योंकि वो एंगल क्रिएट कर रहा है ना। तो जो एंगल है ना बच्चा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल को ही हम लोग कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। एंगल जो क्रिएट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट निकल के आएगा रेडियन, है ना, आपको बताएं। अब आते हैं हम लोग, कितने नंबर हो गया था, 14, तो अब आ जाएगा हम लोग का 15। 15 में हो जाएगा बच्चों एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से, किससे करते हैं बच्चों, ओमेगा से। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए। तो देखिए एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा आपका, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला याद कीजिए, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब बताइए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में एंगल का डायमेंशन क्या देखा था हम लोगों ने, कुछ भी नहीं, एंगल का तो डायमेंशन होता ही नहीं है। तो टाइम का होता है टी। तो बताइए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या निकल के आया, T⁻⁻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 ⁻
अब यहाँ से डायमेंशन से देखोगे और बोलोगे पर सेकेंड, हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भले डायमेंशन नहीं होता लेकिन यूनिट तो था ना बच्चा, रेडियन। तो ये देखिए रेडियन इसका सेकेंड, तो हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा इसके, है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 16 में, क्या एंगुलर वेलोसिटी है, तो क्या एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा? क्या एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, है ना। उसका वेलोसिटी किस रेट से चेंज कर रही है। तो जिस तरह से हम लोग लीनियर मोशन में देखा था कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट का मीटर, फिर हम लोगों ने देखा था लीनियर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, उसी तरह से आगे हम लोग कौन सा यूनिट, कौन सा, और लीनियर एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसी तरह से यहाँ पर आ गया देखिए एंगुलर क्या डिस्प्लेसमेंट जिसका रेडियन, अब आ गया एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड, अब एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब हो गया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, चेंज इन, ऊपर देखिए चेंज इन एंगुलर
चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, और नीचे में हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, टाइम। अब बताइए एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या देगा, टी टू द पावर -1, यहाँ देखिए, और इसका क्या हो जाएगा, और एक टी, तो क्या हो गया बच्चों, टी टू द पावर -2, है ना। अब आप यूनिट बताइए, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट हो जाएगा आपका, देखिए इसका क्या था, देखिए ठीक है, अब यहाँ से देखोगे बोल देगा पर सेकंड स्क्वायर, गलत होगा, इसका क्या था, रेडियन पर सेकंड, और एक सेकंड आ गया, रेडियन पर सेकंड और एक सेकंड, तो हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट है। अब आते हैं बच्चों टॉर्क, किसमें बात करते हैं, टॉर्क की बात करते हैं। ठीक है, टॉर्क, टॉर्क क्या होता है बच्चों, देखिए कोई ऑब्जेक्ट जब रोटेट करता है ना, तो उसको घुमाने के लिए फोर्स का एक इफेक्ट जनरेट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं टॉर्क। यही टॉर्क है जिससे क्या होती है, कोई ऑब्जेक्ट घूमती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए फैन घूम रही है तो उसमें टॉर्क काम कर रही है ना, इंजन काम कर रहा है तो उसमें टॉर्क काम करता है। ठीक है, आप पैडल मार रहे हो तो पैडल में भी क्या होता है, टॉर्क होता है ना। तो टॉर्क का फॉर्मूला कैसे क्या होता है बच्चों, फोर्स, जो आप फोर्स लगा रहे हो इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जहां से फोर्स लगा रहे हो उससे एक्सिस का डिस्टेंस क्या है, ठीक है, वो होता है। देखिए डायग्राम से भी आप उसको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए एक एक्सिस है, क्या है, एक्सिस है, इस एक्सिस से एक ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब इस पर हम फोर्स अप्लाई किए, क्या बच्चों, फोर्स अप्लाई किए इनसाइड, अंदर की तरफ, इनसाइड अंदर की, मान लीजिए ऐसे फोर्स लगा, तो ये क्या करेगा, इस एक्सिस से घूमेगा। तो इस समय इसका ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया बताइए, m/t-2, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब एल बच्चों, डिस्टेंस मतलब एल, तो एल क्या हो गया बच्चों, m/2t-2, है ना। तो किसका हो गया, टॉर्क का फॉर्मूला। कहीं देखा देखा लग रहा है तो बिल्कुल देखा देखा लग रहा है, वर्क का याद कीजिए। तो वर्क का और टॉर्क का डायमेंशन एक ही होता है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है, दोनों का फिजिकल इंटरप्रिटेशन अलग अलग है, दोनों का मेजरमेंट अलग अलग है, दोनों का इस्तेमाल दोनों का अलग अलग है ना। तो देखिए टॉर्क होता है आपका क्या है, इसका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वर्क याद कीजिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन भले डायमेंशन सेम हो सकती है। ठीक है, ऐसा यूनिट की यदि बात करें तो आप क्या बोल दोगे कि इसका जूल होगा, नहीं बच्चा, क्योंकि वर्क का हम लोग जूल पढ़े थे, वर्क का जूल, लेकिन यहाँ जूल नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे फोर्स का न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर। तो न्यूटन मीटर जो आपका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा, न्यूटन मीटर। ठीक है, अच्छा टॉर्क का और एक नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। फोर्स का मोमेंट जनरेट होता है तभी वो घूमता है, कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उसका एक मोमेंट जनरेट होता है जो आपको वो उसको घुमा पाती है ना। डिस्कस करेंगे आगे, है ना, ये पढ़ना है आगे हम लोग को। अभी सिर्फ जान लीजिए कि टॉर्क का फॉर्मूला होता क्या है बच्चों, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 18 में जाते हैं, 18 में हम लोग का होता है क्या, एंगुलर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एल से, किससे करते हैं, एल से। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, लीनियर मोमेंटम जो आपका था, लीनियर मोमेंटम हम लोगों ने पढ़ा है, पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मोमेंटम का क्या था याद कीजिए, उसमें मोमेंटम का मास इंटू वेलोसिटी, क्या आपको मोमेंटम का मैंने बताया है, मोमेंटम को शायद नहीं बताया है। अच्छा ठीक है, बता देंगे आगे क्या है ना। तो मोमेंटम का होता है ml/t-1, ठीक है, और डिस्टेंस का l, तो क्या हो गया बच्चों, ml/t-2। देखिए यहाँ बता देता हूँ आपको, है ना, इसका यूनिट तो आपको पता ही होगा, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बताइए, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, केजी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। सीरियस यूनिट तो लिखे होगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 19 में आपको मोमेंटम बता देते हैं, शायद नहीं बताए थे, मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। अब बताइए मास का डायमेंशन बच्चों, मास का हो गया m, मास का हो गया m, और वेलोसिटी का याद कीजिए, सबसे पहले हम लोग यही पढ़े थे, rt-1 डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना। तो क्या हो गया बच्चों बताइए, ml/t-1, किसका, मोमेंटम का, किसका निकला, मोमेंटम का। तो बताइए इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद इंपल्स भी बताऊंगा, यहाँ बता देता हूँ इंपल्स, इसको नोट कर लीजिए, है ना, और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे की ओर आते हैं। ठीक है, देखिए जब भी पढ़ाओ तो कॉपी पेन निकाल के रखिए, क्योंकि कॉपी पेन निकाल के रखिएगा तो आप लिखिएगा तो आपको समझ आएगा कि चीजें हो क्या रही है ना, और एक बार आपका साथ साथ रिवीजन चलेगा, है ना। तो इसलिए जब भी पढ़ने आओ तो एक कॉपी और पेन
से नोट जरूर किया करो, है ना। ठीक है बाबू, तो पढ़ो, है ना, किसी भी तरह से पढ़ना जरूरी है। ठीक है, पढ़ोगे सक्सेसफुल रहोगे तो सब कुछ अपना है, यदि कुछ नहीं है तो आपका कोई नहीं है। सीधी सी बात, यदि आप पढ़ रहे हो, आप सक्सेसफुल लाइफ में हो गए तो आपके जितने भी सर्कल में लोग हैं सब आपके पास आ जाएंगे। और यदि आप कुछ भी नहीं हो, यू आर नथिंग, तब आपका आप कुछ भी कर लीजिए, आपके पास जो भी चीज है वो चला जाएगा, है ना। इसलिए पढ़ के सक्सेस जरूर होना है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास के पास एक ही हथियार है, क्या, पढ़ाई। आप पढ़ाई के जरिए ही आगे बढ़ सकते हो, है ना। दूसरा, आपके पास ना तो कोई बैकअप प्लान है, ना तो कुछ होगा आपके पास, है ना। ना तो पापा के पास ऐसा कोई बड़ा बिजनेस खड़ा होगा जिसको आप चला के बढ़ सकते हो, ऐसा तो होगा नहीं, हमको पता है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपके घर को केवल आप ही सुधार सकते हो, इसके अलावा कोई नहीं सुधार सकता है। ठीक है, इसलिए आप लोग जो है अच्छे से पढ़ें और अपना जो घर का जो आशाएं उम्मीदें हैं उसको आप बरकरार रखें और कुछ लाइफ में अच्छा कर जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, 20 20 में क्या देखेंगे हम लोग, 20 में क्या देखेंगे, इम्पल्स। इम्पल्स मतलब होता है इफेक्ट ऑफ फोर्स। आप जो फोर्स लगा रहे हो उसका इफेक्ट कितना जनरेट हुआ, है ना। तो इम्पल्स इक्वल टू होता है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। अब बताइए फोर्स का डायमेंशन ml t-2 हम बोले थे, याद करके रखो। और टाइम का क्या हो गया, t। अब देखिए t-2 यहाँ 1 तो प्लस हो जाएगा दोनों, तो क्या हो जाएगा ml t-2 और +1, माइनस प्लस माइनस और साइन बड़े वाले का, तो ml और t का पावर क्या हो जाएगा बच्चों, -1। तो देखिए इम्पल्स का, और ध्यान से आप देखिए मोमेंटम का, इम्पल्स और मोमेंटम दोनों का डायमेंशन क्या होता है बच्चा, सेम होता है। इम्पल्स और मोमेंटम दोनों का डायमेंशन सेम होता है। ठीक है, तो आज हम ज्यादा वीडियो को नहीं खींचते हैं, इतना ही रखते हैं। इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना, टाइम पीरियड क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट का देखेंगे, है ना, सरफेस टेंशन, मतलब और एक वीडियो आएगा जिसमें आपको हो सकता है सारा का सारा मैं क्लियर कर दूं, है ना बच्चों। तो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, है ना। यदि आप बोले ना जीवन में सक्सेसफुल रहिएगा, जीवन में आप सक्सेसफुल रहिएगा तो आप कुछ भी कहिए वो सही होगा। और आप यदि सक्सेसफुल नहीं रहिएगा तो आप कुछ भी अच्छा कीजिए, कुछ भी अच्छा बोलिए, तो लोग उसको क्या सुनेंगे नहीं, क्योंकि लोग उन्हीं का सुनते हैं जो लाइफ में कुछ कर चुके हैं। आप कितना भी अच्छा बोलिए, कितना भी अच्छा बोलिए, लेकिन यदि आप सक्सेसफुल नहीं है तो लोग नहीं सुनेंगे, इस बात को तय है। आप कितना भी अच्छा बोलते रहिए, ठीक है, आपको सुना नहीं जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा। लेकिन यदि आप सक्सेसफुल है तो आप खास भी देंगे तो लोग तालियां बजाएंगे। ठीक है, तो सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है बच्चों। तो ठीक है, आज का वीडियो लेक्चर यही समाप्त करते हैं। यदि चैनल पर नए है तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब और घंटे को मुक्का मार के दबा देना, है ना, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक करके जरूर से जरूर दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।